हाय गाइस, मेरा नाम शाहीन है। आज हम पुरस्कार कहानी के शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। जब मैं तैयारी कर रही थी तब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आप पुरस्कार कहानी को पढ़ने के बाद में इस शॉर्ट नोट्स को पढ़िएगा, आपकी पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। हमने घनानंद कवित्त पढ़ लिया है। घनानंद कवित्त के बाद मैं पुरस्कार कहानी ले रही हूँ, एक गद्य पद्य रचना और एक इसकी कहानी। इस तरह से हम चलेंगे कि हमारे सिलेबस में 4 कहानियाँ लगी हुई है, पुरस्कार, गदल, रोज़ या गैगरिन और एक है कफन कहानी। ये 4 कहानियाँ लगी हुई, जिससे फर्स्ट कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुरस्कार कहानी। आप पढ़ लेना, आपकी जो भी आपके पास बुक है उससे इसके मैं आपको क्या करवा रही हूँ, शॉर्ट नोट्स करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ना। सबसे पहले पुरस्कार कहानी किसने लिखी है, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, 1889 ईस्वी में हुआ। और ये पुरस्कार कहानी किस संग्रह से ली गई है, कहानी संग्रह से, तो आंधी संग्रह से ली गई है। इसमें क्या कहा गया है कि कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त करने वाली एक भाव प्रधान कहानी है। बिल्कुल आपको कहानी का भाव ध्यान होना चाहिए कि ये कहानी क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो या तो आ रहे हैं कथन से संबंधित कि ये कथन इस कहानी के संबंध में किसने कहा, या फिर आ रहे हैं कि इस कहानी से हमें मूल जो प्रेरणा मिलती है, मूल जो भावार्थ है वो क्या है। अब ये नहीं आते हैं कि किसने किसको क्या कहा, कितने साल बाद कौन सी काम हुआ, ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त करने वाली भाव प्रधान कहानी। कर्तव्य और प्रेम क्यों कहा गया है, क्योंकि एक तरफ तो मधुलिका जो होती है वो अरुण से प्रेम करती है और दूसरी तरफ वो देश के प्रति भी उसका क्या होता है, कर्तव्य होता है। इस वजह से ये कहानी जो है कर्तव्य और प्रेम दोनों के अंतर्द्वंद यानी उनमें उलझी हुई को अभिव्यक्त करने वाली एक भाव प्रधान कहानी है। यह व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम की मर्यादा का निर्वाह का आदर्श स्थापित करने वाली कहानी है। यानी मधुलिका जो है वो व्यक्तिगत प्रेम में और राष्ट्र प्रेम में दोनों में उलझ के रह जाती है और उन दोनों को ही मर्यादा का निर्वाह करना के लिए यह आदर्श स्थापित करने वाली कहानी है। इसमें अंतर्द्वंद्व का क्या किया गया है, सजीव चित्रण किया गया है। ये एक नायिका प्रधान कहानी है। वहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन में आ सकता है कि नायक प्रधान कहानी है, तो अरुण मूल नायक नहीं था, नायिका मधुलिका इसकी मूल नायिका थी, इसलिए नायिका प्रधान ये कहानी है। संपूर्ण कहानी का मूल केंद्र मधुलिका थी और प्रमुख पात्र है मधुलिका और अरुण। कहानी का जो प्रारंभ होता है वो आद्रा नक्षत्र से स्टार्ट होती है। कहानी किसी भी पंक्ति में कथन में देके पूछा जा सकता है, 4 कथन देखिए, कहानी का प्रारंभ आद्रा नक्षत्र से होता है या अघन नक्षत्र से होता है या पुनर्वासु नक्षत्र से होता है, तो आद्रा नक्षत्र से इस कहानी की शुरुआत हुई है। आदर्शवादी भाव प्रधान कहानी है। कहानी अब सबसे पहले इसमें एक शब्द, इसमें कहानी का जो प्रारंभ हुआ है वो आद्रा नक्षत्र की वर्षाकालीन में कौशल नरेश की सवारी से ये प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या दिखाया जाता है, कौशल नरेश की सवारी दिखाई जाती है। प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा, इसमें प्राची शब्द आया हुआ है, पूछ सकते हैं क्या अर्थ होता है, पूर्व दिशा। अब इसमें महाराज का स्वस्त्यन कौन करेंगे, तो पुरोहित वर्ग करेगा। वहाँ अपने को 4 ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, तो महाराज का स्वस्त्यन कौन करेगा, पुरोहित वर्ग करेगा। मंगल स्वस्त्यन का अर्थ होता है मंगल मंत्रों का उच्चारण करना। किशोरियों और कुमारियों ने किसकी वर्षा की, तो खीलों और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव बहुत प्रसिद्ध था, यानी हर साल वहाँ कौशल में क्या होता था, उत्सव होता था और एक दिन के लिए महाराज को क्या बनना पड़ता था, कृषक यानी किसान बनना पड़ता था। और उस दिन क्या होता था, इंद्र पूजन होता था। अब यहाँ अपने को कंफ्यूज कर सकते हैं, वहाँ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इंद्र पूजन होता था, देव पूजन होता था या कौन सा पूजन होता था। तो जिस दिन महाराज को कृषक बनना पड़ता था उस दिन क्या होता था, इंद्र पूजन होता था। और यह उत्सव प्रतिवर्ष होता था। वहाँ लिख सकते हैं 2 साल में होता था या 3 साल में होता था, तो प्रतिवर्ष होता था। तथा उसके बदले जिसका भी खेत चुना जाता था उसको चौगुना मूल्य दिया जाता था। किसका खेत चुना गया था, मधुलिका का खेत चुना गया था। मगध का राजकुमार अरुण था, यानी अरुण कहाँ का राजकुमार था, मगध का। उत्सव के लिए किसका खेत चुना गया था, मधुलिका का। मधुलिका क्या थी, एक कृषक बालिका थी। आह कितना भोला सौंदर्य और कितनी सरल चितवन, ये किसने कहा था, ये अरुण ने कहा था मधुलिका के सौंदर्य के लिए। मधुलिका को पुरस्कार दिया गया किसका, स्वर्ण मुद्रा का, और वो क्या था, एक राजकीय अनुग्रह था। अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि पुरस्कार कहानी में राजकीय अनुग्रह क्या था, तो स्वर्ण मुद्रा थी। देव ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, ये किसने कहा, ये मधुलिका ने कहा, क्योंकि मधुलिका स्वर्ण मुद्रा नहीं लेना चाहती थी। तो मधुलिका कहती है कि देव ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगी। कौशल का राष्ट्रीय नियम
कौशल का राष्ट्रीय नियम क्या था? तो भूमि के बदले चौगुना मूल्य देना कौशल का राष्ट्रीय नियम था। अबोध क्या कह रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार, यानी मधुलिका जब मना कर देती है तब वह कहता है राजकीय अनुग्रह का तुम तिरस्कार कर रही हो। तो ये कौन कहता है? ये एक वृद्ध मंत्री कहता है। किससे? मधुलिका से। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर, ये मधुलिका कहती है। मधुलिका किसकी पुत्री थी? एक वाराणसी के अनन्यतम वीर सिंह मित्र की कन्या थी मधुलिका। युवक कुमार तीर सा निकल गया, किसके लिए आया? यह अरुण के लिए आया कि एक युवक कुमार। अभी युवक कुमार किसके लिए आया? तो अरुण के लिए आया हुआ है। अरुण के पास किस देश का घोड़ा था? सिंधु देश का घोड़ा था। मधुलिका कौन से वृक्ष के नीचे बैठी थी? मधुक वृक्ष के नीचे। किस मुद्रा में बैठी हुई? तो खिन्न मुद्रा के अंदर बैठी हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। छी कुमारी के सोए हुए दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन हो? ये कौन बोलती है? ये कोकिल बोलती है। जब अरुण मधुलिका को देख रहा होता है तब कोयल पेड़ पर बैठी होती तो ये कोकिल बोलती है। भद्रे तुम ही न कल उत्सव की संचालिका रही हो, यह अरुण कहता है। और भद्रे किसके लिए आया? मधुलिका के लिए आया। तो और कौन कहता है? अरुण कहता है मधुलिका से कि तुम कल के उत्सव की संचालिका रही हो ना। मेरा हृदय उस छवि का भक्त बन गया है देवी, ये भी अरुण कहता है। किसको? मधुलिका को। और यह देवी शब्द किसके लिए है? पूछ सकते हैं। कथन देखे तो मधुलिका के लिए। मधुलिका ने रहस्य किसका बताया है? मानव हृदय का बताया है। आसपास के कृषकों के लिए वह कैसी बालिका थी? तो आसपास के कृषकों के लिए तो आदर्श बालिका थी। और बाकी वह कैसी बालिका थी? बाकी वह कृषक बालिका थी। मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल से जीविका खोजने आया हूँ, ये किसने कहा? अरुण ने कहा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं अरुण मगध किस लिए आया था? तो जीविका खोजने के लिए आया था। और कितने साल बाद आया? तो 3 साल बाद वापस अरुण आया था। बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, ये किसने कहा? ये अरुण ने सैनिकों के लिए कहा है। कौशल के सेनापति सैनिकों के साथ किसका दमन करने के लिए जाते हैं? तो पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए जाते हैं। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा हुआ और वेरी मोस्ट है कि कौशल के जो सेनापति हैं वो किसका दमन करने के लिए जाते हैं? तो पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए जाते हैं। ये पहले फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तांबुल वाहिनी समान मधुलिका राजा के सामने खड़ी थी। तो मधुलिका राजा के सामने कैसे खड़ी थी? तांबुल वाहिनी के समान खड़ी थी। मधुलिका ने राजा से क्या मांगा? तो दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि मांगी। जो ये भूमि जो है वो सैनिक महत्व रखती है। और किसके लिए मांगी थी? अरुण के लिए, ताकि अरुण और वो दोनों वहाँ पर रह सकें। किसके लिए मांगी थी? खेती करने के लिए मांगी थी। मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। जब अरुण आता है और मधुलिका गेट खोलती है तो मधुलिका कहती है कि मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत। ये कौन कहती है? मधुलिका कहती है। और अरुण किस लिए आया था? जीविका खोजने के लिए आया था। कौशल राष्ट्र की राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती। कौशल राष्ट्र की राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती। मैं स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा, यह अरुण ने मधुलिका से कहा है। अरुण के पास कितने सैनिक थे? कुल 100 सैनिक थे। पूछा जा सकता है कि अरुण के पास कितने थे? तो 100 थे। और रात के तीसरे पहर में मेरी विजय होगी, ये किसने कहा? यह अरुण ने मधुलिका से कहा था। किस पहर में? तीसरे पहर में। सामने से कितने उल्काधारी अश्वार हुए थे? 100। बांध लो मुझे बांध लो, मैंने अपराध ही ऐसा किया। ये क्यों कहती है? मधुलिका। जब उसे मतलब पता चल जाता है कि मैं गलत काम कर रही हूँ, उसको जंगली भूमि अरुण को दे के मैं देश के प्रति जो मेरा कर्तव्य है वो नहीं निभा पा रही हूँ और मैं गलत काम कर रही हूँ, तो मधुलिका को हृदयगम हो जाता है। तो मधुलिका खुद ही कहती है कि बांध लो मुझे बांध लो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। किसको कहती है? जो सामने से उल्काधारी अश्वारोही आते हैं उनको। श्रावस्ती का दुर्ग दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा, कौन कहती है? मधुलिका कहती है इन उल्काधारी अश्वारोहियों को। सेनापति ने पहले कितने सैनिकों को दक्षिण नाले की तरफ भेजा? पहले 80 सैनिकों को भेजा। कौशल राष्ट्र का केंद्र श्रावस्ती का दुर्ग कहलाता है। यही कौशल राष्ट्र की राजधानी पूछे तब भी श्रावस्ती, और कौशल राष्ट्र का केंद्र पूछे तो श्रावस्ती का दुर्ग। दुर्ग का सेनापति कौन था? तो अग्निसेन था। दुर्ग के अंदर एक ही सेनापति था, उसका नाम था अग्निसेन। दुर्ग में कुल कितने सैनिक थे? कुल 200 सैनिक थे, लेकिन इसमें से 100 सैनिकों को दक्षिण नाले की तरफ भेजा गया। इसलिए दक्षिण नाले की तरफ जाने वाले सैनिक कुल कितने हो गए? 80 + 100, यानी पहले कितने सैनिकों को भेजा था? यहाँ हमने ऊपर पढ़ा है कि सेनापति से पहले सैनिकों को दक्षिण नाले की तरफ भेजा 80 सैनिकों को, और बाद में कितने को भेजा? 100 को। तो कुल पूछा जा सकता है कि कुल दक्षिण नाले की तरफ सैनिक जाने वाले कितने थे? तो कुल 180 सैनिक थे। अरुण को प्राणदंड मिला तो मधुलिका ने भी पुरस्कार में क्या मांगा? प्राणदंड मांगा। ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ, इसको अच्छे से रीड कर लेना और पूरी कहानी अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही ये शॉर्ट नोट्स आपको समझ में आएंगे। अरुण को प्राणदंड मिला तो मधुलिका ने भी पुरस्कार के रूप में क्या माना? प्राणदंड ही मांगा।
मधुलिका किस कारण राजा के सामने कांप रही थी? तो लज्जा और घृणा के कारण कांप रही थी। मधुलिका का मन सहसा विचलित हो उठा और मधुरता नष्ट हो गई। क्यों? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत सुख के लिए उसने कौशल को खतरे में डालकर ठीक नहीं किया। उसे बाद में याद आता है कि मैंने अपने प्रेम को पाने के लिए अपने देश को खतरे में डाल दिया, अपने राज्य को खतरे में डाल दिया है। मधुलिका को पहला भय किसके लिए उत्पन्न हुआ? तो पहला भय उसको अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। आगे पढ़ते हैं हम। श्रावस्ती के दुर्ग प्रहरी का क्या नाम था? अग्निसेन। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, उसमें एक ही सेनापति था, अग्निसेन। रात्रि के उत्सव में कौन शामिल नहीं हुआ? तो रात्रि के जो उत्सव हो रहा था उसमें अरुण शामिल नहीं हुआ था। तो मुझे भी प्राण दंड मिले, ये कौन कहती है? मधुलिका कहती है। और इसमें कौन सी विशेषता प्रकट होती है? तो मधुलिका के चरित्र की देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों में संतुलन बनाने के लिए उसने प्राणदंड मांगा, ताकि उसके प्रिय अरुण को भी बुरा नहीं लगे और देश प्रेम भी, देश का कर्तव्य भी वो निभा सके। महाराज को किस कारण विश्राम की आवश्यकता थी? तो विचार और संघर्ष के कारण। विश्राम भवन में कौन जागरण कर रहा था? अरुण जागरण कर रहा था। वीर अधेड़ सैनिक के बाएं हाथ में तो क्या थी? अश्व की वल्गा, और दाएं हाथ में क्या थी? नग्न कड़क तलवार। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बाएं और दाहिने हाथ की को कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बाएं हाथ में तो क्या थी? अश्व की वल्गा, और दाहिने हाथ में क्या थी? नग्न कड़क तलवार। राजकुमार अरुण को कौन अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दिया? तो मुंडेर पर एक कपोती दिखाई दी। इसमें दो जानवर का नाम आया, एक तो कपोती और एक कोकिल, याद रखना है आपको, ऑप्शन में पूछ सकता है। राजकुमार अरुण को कौन अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दिया? तो मुंडेर पर एक कपोती। अरुण ने किसे मौन रहने को कहा? तो अश्व को मौन रहने के लिए, जो घोड़ा सिंधु देश का जो घोड़ा था उसको मौन रहने के लिए बोला। माधवी लता, सरलता की देवी, कृषक लता, ये किसके लिए शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो मधुलिका के लिए प्रयुक्त हुए हैं। नंदन बिहारी किसके लिए प्रयुक्त हुए थे? अरुण के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुशल मनुष्य किसके लिए प्रयुक्त है? तो अरुण के लिए हुआ है। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती, ये कौन कहता है? अरुण कहता है। दूसरों के खेत में काम करके चौथे पहर रूखी सूखी खाकर मधुलिका क्या करती है? जीवन यापन करती है। ये चौथे पहर और तीसरे पहर दोनों में कंफ्यूज करे। वहाँ तीसरे पहर में तो वो राजकुमारी बनाने के लिए बोलता है अरुण, और यहाँ चौथे पहर क्या है? रूखी सूखी खाकर मधुलिका अपना जीवन यापन करती है। जब राजा उसका खेत ले लेता है और उसको दूसरों के खेत में काम करना पड़ता है, तब। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो क्या है? पुरस्कार ही है। ये क्वेश्चन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है IVM कि जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण क्या है? पुरस्कार है। खिलवाड़ी शिशु किसके लिए आया है? तो मधुलिका के लिए आया है। चामर धारणी युवती का मतलब होता है बालों का पंखा गमाने वाली जो युवती होती है, जो सेवा करती है, उसको बोलते हैं चामर धारणी युवती। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी जस्ट 2026 में फर्स्ट ग्रेड के अंदर कथन पूछा गया है कि यह कथन इस कहानी के लिए किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको अलग से मेंशन किया है क्योंकि ये नोट्स मेरे पहले ही बन चुके हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ कोई स्पेस नहीं बचा था, मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इसको। पुरस्कार का भी केंद्र बिंदु प्रेम का द्वंद्व ही है। पुरस्कार का भी केंद्र बिंदु जो है वो प्रेम का द्वंद्व ही है, जो उगता तो बाहरी परिवेश के बीच किंतु धीरे धीरे अपने भीतर से ही विकसित होने लगता है। ये किसने कहा है? रामदरस मिश्र ने कहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वापस पूछा जाए, तो मैंने ये कथन आपको नोट रीड आउट करवा दिया। सारे शॉर्ट नोट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं पुरस्कार कहानी के। आई होप आपको ये कहानी के शॉर्ट नोट्स समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू। और अगला हमारा जो टारगेट होगा वो होगा भ्रमरगीत सार। ठीक है, आप अच्छे से पहले रीड आउट किए, फिर इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको।